हाय एवरीवन, नमस्कार। मैं सरोज कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जैक रैंकर्स पे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम झारखंड बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसकी परीक्षा 25 फरवरी 2025 को आयोजित होनी है। इस वीडियो में हम भूगोल का सब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे, जो बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ध्यान रहे, इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं और इस बार 2025 में भी बहुत ज़्यादा पूछने की संभावना है। ये हमारा पार्ट 1 होगा, क्योंकि ये भूगोल का है तो भूगोल में जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने भी होंगे उनको हम पार्ट वाइज लाएंगे। तो ये हमारा पार्ट 1 है और उम्मीद है 3 से लेकर 4 पार्ट में भूगोल हमारा जो है क्लियर हो जाएगा। वैसे हम लोग अन्य सब्जेक्ट पे भी बात करेंगे, चाहे वो नागरिक शास्त्र हो, चाहे अर्थशास्त्र हो, चाहे इतिहास। हर एक का लगभग 3 से 4 पार्ट वीडियो आएगा, जिसमें हम सारे के सारे सब्जेक्टिव प्रश्न कवर करेंगे, चाहे वो 3 मार्क्स के हैं, 2 मार्क्स के हो या फिर 5 मार्क्स के हो। आज के वीडियो में हमारा मिक्स रहेगा। हर एक वीडियो में हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो मिक्स रहेगा, यानी कि उसमें 3 और 5 और 2 मार्क्स के भी इंक्लूड रहेंगे। तो जनरली जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे कराए जाएंगे वो झारखंड बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सभी प्रश्न यहाँ पे सब्जेक्टिव कराए जाएंगे। सामाजिक विज्ञान का इसके पहले हमने कई वीडियोस अपलोड किया है ऑब्जेक्टिव के लिए। अगर आप उसको नहीं देखें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उनको जरूर देख लें। आइए देखते हैं आज के भूगोल का पहला वीडियो, जो हमारा पार्ट 1 है, उससे संबंधित क्वेश्चन को। सबसे पहले साथियों बता दूं, क्वेश्चन बताने से पहले अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नया सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लो, और व्हाट्सएप ग्रुप में अगर ऐड नहीं हुए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9835146164 पे आप मैसेज करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है आप उन पे जो क्लिक करके भी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने से साथियों आपको क्या होगा कि जो भी अपडेट्स होगी या फिर जो भी क्वेश्चन अब यहाँ पे कराया जाएगा उनका इन्फॉर्मेशन आपको पहले दे दिया जाएगा। आइए शुरू करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। साथियों, मैं पहले की तरह एक बार और रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप अभी तक जैक रैंकर्स की कॉपी नहीं बनाए, जैसा कि हमने बताया था कि एक कॉपी आपको बनाना है जिसमें आपको जैक रैंकर्स लिखना है और उसमें जैक रैंकर्स यूट्यूब चैनल पे जो भी चीजें कराई जाती है उन सभी को नोट डाउन करना। आज हम लोग लगभग 10 प्रश्न को देखेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा परीक्षा 2025 के लिए भूगोल का। तो वो 10 प्रश्न को आप नोट डाउन भी कॉपी में करेंगे और हमारे व्हाट्सएप नंबर 9835146164 पे आप मैसेज भी करेंगे, ठीक है, भेजेंगे उस क्वेश्चन को। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है साथियों, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए। ये क्वेश्चन साथियों देखिए पूछा गया है 2010 में, 11 में, 13 में, 15 में और 18 में। बोला गया है पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। देखो, मृदा अपरदन कहते हैं साथियों मृदा का जो है अपरद हो जाना, यानी कि मृदा जो है एक जगह से दूसरे जगह उड़ के चला जाना। किसी भी माध्यम से मृदा का जो ऊपरी परत होता है उसका जो है एक जगह से दूसरे जगह जाना मृदा अपरदन कहलाता है। ये किस तरह से होता है उनके बारे में बोला गया है कि पहाड़ी क्षेत्रों में इनका रोकथाम हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले साथियों देखिए, यहाँ पे सभी क्वेश्चन का आंसर बहुत ही बारीकी से तैयार किया गया और बहुत ही अच्छे लैंग्वेज में भी तैयार किया गया। पहला आंसर है साथियों, यहाँ पे लिखा गया है भू संरक्षण के निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। देखो, भू संरक्षण यानी कि मृदा अपरदन को रोकना। भू संरक्षण, भू मतलब होता है जमीन साथियों, और संरक्षण में से उसका रक्षा करना। तो वही बात है, मृदा अपरदन को रोकना या फिर भूमि का संरक्षण करना। आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं, मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए निम्नलिखित कदम या उठाए जा सकते हैं। सबसे पहला साथियों यहाँ पे कदम क्या दिया गया है कि पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेत बनाकर भू संरक्षण किया जा सकता है। कैसा खेत? सीढ़ी नुमा खेत बनाकर जो है भू संरक्षण किया जा सकता है। दूसरा बोला है साथियों, वृक्षारोपण द्वारा भूमि के कटाव को रोका जा सकता है। वृक्षारोपण करने से क्या होगा साथियों, उनके जो जड़ है वो भूमि को पकड़ेगी, जिनके कारण उनका अपरदन नहीं होगा। बांध बनाकर अवनालिका अपरदन को रोका जा सकता है, यानी कि नदी उदी जो बहती है जिसके कारण मृदा का जो अपरदन होता है उनको बांध बना के साथियों रोका जा सकता है। बोला गया आगे, पौधों की रक्षक मेखला बनाकर उसे रोका जा सकता है। पौधों की जो रक्षक मेखला है उनको बनाकर भी बांध ये मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। पशुओं द्वारा अति चराई को नियंत्रित कर भू संरक्षण को संरक्षित किया जा सकता है, यानी कि पशुओं को जो चराया जाता है साथियों, जिसके कारण उसके जो पैर होते हैं उससे भूमि का क्या होता है, उखड़ते हैं और बाद में भी वायु से क्या हो जाते हैं, उड़ के एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं। तो बोला गया पशुओं की अति चराई यानी कि बहुत ज्यादा चराने पर रोक लगा के भी भू संरक्षण को कंट्रोल किया जा सकता है। साथियों ये था पहला प्रश्न। ये साथियों कभी कभी 3 मार्क्स तो कभी कभी 5 मार्क्स में पूछा जाता है। 3 मार्क्स में पूछने पर आपको 3 पॉइंट ही लिखना है, 5 मार्क्स में पूछने पर साथियों आपको 500 पॉइंट लिखना है। ध्यान रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला बोला गया है प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपभोग कैसे हुआ।
तो प्रौद्योगिकी साथियों होता है टेक्नोलॉजी, जिसके कारण आप समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा आजकल उद्योग बढ़ा है, इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो वही बता रहा है कि इंडस्ट्रीज बढ़ने से और आर्थिक विकास यानी कि देश का जो विकास होने से संसाधन का अधिक उपभोग कैसे हुआ, संसाधन का क्यों ज्यादा यूज हो रहा है, ये पूछा जा रहा है। तो चलो आपको तो इतना तो पता होगा कि अगर उद्योग बढ़ेगा साथियों तो संसाधन तो ज्यादा लगेगा ही लगेगा। उद्योग बढ़ने से साथियों संसाधन ज्यादा लगेगा, और संसाधन ज्यादा लगेगा तो उनका उपभोग भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो वही पूछा गया। बोला गया है ये 2009, 10, 12, 14 और 16 में पूछ रखा है। बोला गया प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों के अधिक उपयोग को निम्नलिखित रूप में देखा जा सकता है। प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण बड़ी बड़ी एवं जटिल मशीनों का प्रयोग शुरू हुआ है। हस्तचालित लीवर या पुली आदि बेकार हो गए। आपको पता है कि साथियों प्रौद्योगिकी बढ़ा जिसके कारण विकास भी बढ़ा, और विकास और प्रौद्योगिकी बढ़ने के कारण बहुत बड़ी बड़ी जटिल मशीनें बनानी शुरू कर दी गई, जिसके कारण हस्तचलित लीवर यानी कि हाथ से चलाने वाले मशीन, पुली, ये सब क्या हो गया, बेकार हो गए। कुटीर और लघु उद्योगों का स्थान बड़ी बड़ी कार्यशालाओं में, मिलों और फैक्ट्रियों ने ले गया। अब आपको पता है छोटे छोटे उद्योग बहुत कम चलने लगे, उनको कौन ले गया, तो बड़ी बड़ी जो फैक्ट्री है उनके जो है कारण ये बंद हो गए। जो परिवार पहले संपूर्ण घरेलू उद्योग को धन एवं प्रबंध प्रदान करता था, अब वह बड़े उद्योगों के लिए काम करने लगा। बोल सकते हैं साथी यहाँ पे कि बहुत ज्यादा मशीनों का जो है विकास हुआ, जिनके कारण क्या हुआ, संसाधन का प्रयोग बढ़ गया, उससे क्या हुआ, संसाधनों का उपयोग भी अधिक हो गया, ये बताना चाह रहा है। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा बताया दें कि क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा आंसर जरूर हमने लिखा है क्योंकि 5 नंबर में पूछता। आप अपने हिसाब से इनको एडजस्ट भी कर सकते हो, जो मैं चीजें बोलता हूं उनके अनुसार आप लिख सकते हो। अगला इसी में दूसरा पॉइंट दिया गया है कि यद्यपि मशीनी युग के प्रारंभ में भारत में भी बेरोजगारी बढ़ी, किंतु मशीनी उत्पादन बढ़ाने के लिए नए नए उद्योगों की स्थापना की गई और अधिकाधिक लोगों को रोजगार मुहैया कराया गया। बोला गया उद्योगों के प्रारंभ से देश की अर्थव्यवस्था बदलने लगी। अब यह मुद्रा पर आधारित होने लगी। वस्तु विनिमय प्रणाली पूरी तरह से समाप्त हो गई। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को, जो अपने आप में एक संपूर्ण व्यवस्था थी, लुप्त होगी। बताया जा रहा है साथियों कि उद्योगों के बढ़ने से अर्थव्यवस्था भी बदली, मुद्रा पे आधारित जो है लोग हो गए, पहले वस्तु विनिमय प्रणाली थी वो समाप्त हो गया। ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो था वो धीरे धीरे जो है एक पूर्ण अर्थव्यवस्था हो गई और ये धीरे धीरे लुप्त हो गई। ग्रामीण अर्थव्यवस्था कहते हैं साथियों सामान के बदले सामान, वस्तु के बदले वस्तु, ठीक है। जैसे कोई जो है जूता खरीदा उसके बदले कोई चावल दे दिया, तो ये बोल रखा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था धीरे धीरे लुप्त हो रही है। आगे साथियों अगला पॉइंट दिया गया, इसका प्रभाव सामाजिक क्षेत्र में भी पड़ा। अब जाति पर आधारित रोजगार की प्रथा नहीं रही, कोई भी व्यक्ति अब अपनी इच्छा अनुसार कोई व्यवसाय कर सकता है। पहले क्या था साथियों कि कोई फिक्स व्यवसाय जो है फिक्स आदमी कर सकता था, लेकिन अब क्या है वैसा कोई जाति पर नहीं है कि आप ये व्यवसाय नहीं कर सकते हो, आपका ये व्यवसाय नहीं कर सकते हो। जो जिसको व्यवसाय, जो जिसको बिजनेस करने का मन है, चाहे वो कोई भी जाति प्रथा से वो कर सकता है। तो ये इस क्वेश्चन में बताया गया। अगला क्वेश्चन है साथियों समाप्यता के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण करें। आपको पता होगा सामाप्यता के आधार पर संसाधन साथियों दो प्रकार के होते हैं, एक नवीकरण या फिर नवीकरणीय संसाधन भी उसको बोलते हैं, और एक दूसरा अनवीकरण यानी कि अनवीकरणीय संसाधन भी बोलते हैं साथियों। तो ये क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। नवीकरणीय संसाधन उसको बोलते हैं साथियों जिनका हम लोग बार बार प्रयोग कर सकते हैं, बार बार प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि ये जल्दी से खत्म नहीं होते हैं, और खत्म होते हैं तो इनको तुरंत जो है प्राप्त कर लिया जाता है। जैसे साथियों मान लिया जाए सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा कहने का मतलब सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, इनका हम लोग लगातार प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ही शाम होगी उनका प्रयोग बंद हो जाएगा, फिर सुबह से हो जाएगा, यानी कि इनका नवीकरण जो है तुरंत हो जाता है, तुरंत से इसको हम लोग नया प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि इसमें ज्यादा समय नहीं लगता। कहने का मतलब है नवीकरण संसाधन हम उसको कहते हैं जिनका हम लोग प्रयोग अपने जीवन में बार बार कर सकते हैं, लेकिन अनवीकरणीय संसाधन हम लोग उसको बोलते हैं साथियों जो एक बार समाप्त हो जाए तो उनको हम लोग अपने पूरे जीवन काल में एक भी बार प्रयोग नहीं कर पाएंगे, यानी कि उसको बनने में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। जैसे साथियों कोयला, यू नो दैट कि कोयला बनने में बहुत ज्यादा समय लगता है। अगर कोयला बनाएगा तो लगभग उसको हजारों वर्ष लग जाता है, सैकड़ों से लेकर हजारों वर्ष लग सकता है। तो 1000 वर्ष लगेगा साथियों तो कोई जिंदा तो तब तक रहेगा नहीं, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि कोयला कैसा संसाधन है, अनवीकरणीय। तो सिंपल भाषा में कहें तो नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन है, यहाँ पे लिखा भी गया है नवीकरणीय योग्य संसाधन, नवीकरणीय संसाधन प्राकृतिक संसाधन होते हैं जिनका बार बार प्रयोग किया जा सकता है, अथवा जिन्हें भौतिकी, रासायनिक तथा यांत्रिक क्रियाओं द्वारा नवीकृत अथवा पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। जैसे सौर ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा खत्म नहीं होने वाली है। पवन ऊर्जा ये भी नहीं खत्म होने वाली है। जल अगर साथियों खत्म होती है तो पुनः वर्षा होकर जल जो है हमें प्राप्त हो जाती है।
मृदा साथियों खत्म नहीं होने वाली है, आदि कुछ नवीकरणीय योग्य संसाधन है। ठीक है, अगर ये समाप्त होती भी है तो हम लोग इसको जो है बहुत जल्द प्राप्त कर लेते हैं। अगला अनवीकरणीय संसाधन बोला गया साथियों, नवीकरणीय योग्य संसाधन वे संसाधन है जिन्हें थोड़े समय में पुनः उत्पन्न नहीं किया जा सकता, यानी कि कम समय में इसको उत्पन्न नहीं किया जा सकता। जीवाश्म ईंधन जैसे तेल, गैन तथा कोयला अनवीकरणीय योग्य संसाधन के उदाहरण है। इनके खनन में इनके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इन्हें अनवीकरणीय योग्य संसाधन कहा जाता है क्योंकि एक बार प्रयोग करने पर ये सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि जीवाश्म ईंधन के भंडार केवल 1 या 2 शताब्दियों तक के लिए है। यानी कि वैज्ञानिकों का मानना है साथियों कि जो जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, इन सब का जो भंडार है साथियों वो केवल अब जो है साथियों केवल जो है 1-2 शताब्दियों के लिए, यानी कि लगभग 100 से 200 साल तक ही इनका जो है वैलिडिटी है, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा पूरी तरह से। अब जब ये खत्म हो जाएगा तो हम इनका जो है दोबारा प्रयोग नहीं कर पाएंगे और हमारे जो आने वाले जनरेशन, जो हमारी पीढ़ियां होगी, वो भी इनको जो है पूरा इसका प्रयोग नहीं कर पाएगी। तो ये बोला गया। तो सामाप्यता के आधार पर याद रखिएगा 2 संसाधन, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। पूछ लेता साथियों उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर साथियों संसाधन के जो है 2 प्रकार है, एक जैव संसाधन और एक अजैव संसाधन। बहुत स्टूडेंट क्या करेगा कि वीडियो को देख के स्क्रीनशॉट ले लेगा, ऐसा नहीं करना है। जो चीजें बता रहा हूं उनको देखो और वीडियो पॉज कर करके आपको जो है पहले तो एक बार समझना है, उसके बाद पॉज कर करके उनको लिखना है। ऐसा नहीं कतई नहीं करना कि स्क्रीनशॉट ले लिया बाद में लिखोगे तो दिक्कत होगा। तो उत्पत्ति के आधार पर साथियों जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन साथियों हम लोग उसको बोलते हैं जो जीवित होता है, जो सजीव होते हैं उनको हम लोग जैव संसाधन, और अजैव संसाधन उसको बोलते हैं जो निर्जीव होते हैं या फिर जिसमें जीवन नहीं होते, निर्जीव होते हैं साथियों। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे साथियों जीवित में क्या हो गया, जैसे पूछ लेता है कि पेड़ कौन सा संसाधन है, पेड़ हो गया जैव संसाधन। मछली कौन सा संसाधन है, जैव संसाधन। अजैव में कौन सा आ गया साथियों, कुर्सी हो गया, टेबल हो गया। यानी कि जितने भी जीवित है सजीव संसाधन वो जैव कहलाएंगे, जितने भी निर्जीव है वो अजैव कहलाएंगे। ये उत्पत्ति के आधार पर है, ये पूछा भी गया है। ठीक है, अगला है साथियों बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानियों की तुलना करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जितने भी क्वेश्चन यहाँ करा रहे हैं वो 2025 के लिए साथियों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सवाल दे रखा बहुउद्देशीय नदी परियोजना। बहुउद्देशीय साथियों, बहुउद्देशीय मतलब होता है एक से ज्यादा उद्देश्य के लिए नदी पे जो परियोजनाएं बनाई जाती है उनसे क्या लाभ होती है और क्या हानियां होती है। समझ रहे हो, एक से ज्यादा उद्देश्य के लिए नदियों पे जो परियोजना बनाई जाती है उससे क्या लाभ और क्या हानियां होती है। साथियों आपको आवाज से भी लग रहा होगा कि हमारा जो तबीयत है वो थोड़ा सा सही नहीं है, पर फिर भी हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आपका जो है कर्तव्य बनता है कि ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर उनको शेयर करें ताकि उनको भी पता चल सके और आप ज्यादा से ज्यादा प्यार दिखाएं। ठीक है, तो बहुउद्देशीय नदी परियोजना क्या है आइए देखते हैं। यह सवाल साथियों 2010, 12, 15 और 17 में पूछा गया। बोला गया है बहुउद्देशीय परियोजनाओं के उद्देश्य एवं लाभ, यानी कि ये जो बहुउद्देशीय परियोजना उनके क्या उद्देश्य हैं और लाभ बोला गया। जल भंडारण सहायता मिलती है। साथियों बहुत जगह आपको सुने होंगे कि बांध बनाया जाता है, बांध से क्या होती है, बहुउद्देशीय परियोजना है ये, नदियों पर बनाया जाता है। तो इससे क्या होता है, जल का जो भंडारण साथियों उसमें क्या मिलती है, सहायता मिलती है। बाढ़ रोकने में भी सहायता मिलती है क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में बांध में जो है जल रुक जाती है। जल विद्युत का उत्पादन होता है, जल से क्या होता है, विद्युत का उत्पादन होता है। ये 3 फायदा। चौथा फायदा बताया गया नहरों द्वारा नौका परिवहन में सहायता मिलती है। जैसे एक नहर से साथियों जो है मान के चलिए ये मान के चलिए एक जिला है और इस जिला में जाना और बीच में जो है साथियों नदी बड़ा सा पा जाता है, तो इसमें जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, बांध बना के पानी बहुत ज्यादा अगर रुकेगा तो यहाँ पे नौका भी चल सकता है, नाव चल सकता है, दूरी भी कम हो गया, परिवहन में क्या मिली, सहायता मिली। आगे बोल रखा मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन के लिए भी उत्तम क्षेत्र प्रदान करती है। तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो जल भंडारण में सहायता मिलती है, बाढ़ रोकने में सहायता मिलती है, विद्युत का उत्पादन होता है, नौका परिवहन में सहायता मिलती है और मत्स्य पालन के लिए उत्तम क्षेत्र प्रदान करती है। इसका ये तो लाभ था साथियों। हानि क्या है, नदियों के प्राकृतिक बहाव में बाधा पड़ती है। अब नदियां जो अपना प्राकृतिक बहाव है साथियों वो तो अपने प्रकृति के अकॉर्डिंग नहीं हो पाती है, उसमें बाधा पड़ती है। बाढ़ के मैदान में जलाशय बनने से वहां की वनस्पति क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है और उपजाऊ मिट्टी भी क्या हो चल जाती है, जलाशय में चल जाती है। बांध के कारण वहां के अस्थायी निवासियों की आजीविका छिन जाती है। जैसा साथियों आपको पता है कि बांध बनाने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में जमीन चाहिए, बहुत बड़ी जगह चाहिए,
जिनके कारण वहां के जो अस्थायी निवासी है उनको वहां से हटा दिया जाता है। अब उनको हटाएगा साथियों तो उनकी आजीविका क्या हो जाती है, जो जीने का साधन है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। आगे बोला गया है बड़े बड़े बांध बनाने से काफी मात्रा में वहां तल छुट जमा हो जाते हैं और वे स्वयं बाढ़ के कारण बन जाते हैं। यानी कि साथियों बोल रहा जो वेस्ट मटेरियल है, जब बड़ी मात्रा में जो है वेस्ट मटेरियल जो जाएगा तो वो जाके बांध के पास अटकेगा, जिससे क्या होगा उसके तल में बहुत ज्यादा जो है वेस्ट मटेरियल तलछुट जमा हो जाएगा। और जब जमा हो जाएगा तो ये धीरे धीरे ऊंचा जगह बनाते जाएगा और इसमें जैसे जैसे पानी जो है बरसात के दिन में बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, बाढ़ जो है उनके ऊपर में, यानी कि मान के चलिए इस जगह पे बांध बनाया गया तो इधर जो है पूरी जलापय हो जाएगा, जिसके कारण बाढ़ की भी संभावना क्या हो जाती है, बंद ये बढ़ जाती है। बाढ़ तो कम भी करता है लेकिन संभावना बढ़ती है बहुत ज्यादा तलछुट जमा हो जाने से। तो इस तरह से साथियों आप इनका हानि भी लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन जनरली साथियों 3 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स में पूछा जाता है, ज्यादा ये 5 मार्क्स में ही पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है जल दुर्लभता क्या है, इनके मुख्य कारण क्या है। ये क्वेश्चन साथियों 3 नंबर में और 5 नंबर में इनको भी पूछ लेता है। जल दुर्लभता नाम से क्लियर है कि जल की कमी को हम लोग जल दुर्लभता कहेंगे। इसके कारण क्या है ये पूछा गया, 2016-18 में पूछा गया, मॉडल सेट 2023 में दिया भी गया। बोला जल यद्यपि प्राकृतिक असमाप्त होने वाला एक उपहार है। बोला गया है जल जो है प्रकृति का एक असमाप्त यानी कि जो कभी समाप्त न होने वाला ऐसा एक उपहार है, फिर भी असमान वितरण, अत्यधिक मांग एवं दुरुपयोग के कारण जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। बोला जा रहा है असमान वितरण। असमान वितरण साथियों आपको पता होगा कि जल जो है हर जगह पे एक समान नहीं है। कहीं आप 50 फीट अगर बोरवेल कराते हैं तो जो है पानी बहुत अच्छा में हो जाता है, कहीं 500 फीट पे भी नहीं मिलता। तो वही बोल रहा है असमान वितरण, जल का अत्यधिक मांग एवं दुरुपयोग के कारण जल का जो स्तर है वो नीचे गिरता जा रहा है और जल जो है दुर्लभ हो जा रहा है, यानी कि मिलना जो है दुर्लभ हो जा रहा है। जल की कमी की इसी समस्या को जल दुर्लभता कहते हैं। ठीक है, जल की कमी को ही क्या हम लोग बोलते हैं, जल दुर्लभता। अब बोला गया जल दुर्लभता के साथियों कारण क्या है, तो यहाँ पे लिखा गया है साथियों, देख पा रहे हैं आप जल दुर्लभता के कारण क्या है। तो बोला गया संसार में जितना पानी है उसका 2.5% मीठे पानी का है, यानी कि संसार में टोटल 100% अगर पानी है साथियों तो 2.5% ही पानी है जो हम लोग मीठे पानी यानी पीने के लिए उपयोग में लाते हैं। इस मीठे जल का कई 70% भाग जो है पहाड़ों पर बर्फ के रूप में पाया जाता है। आप ऐसे अनुमान लगा सकते हैं साथियों, अगर 100 गिलास पानी है, 100 गिलास अगर पानी है साथियों तो उसमें से 2.5 गिलास पानी जो है पीने योग्य है, समझो जरा सा, मीठा पानी जिसको बोल सकते हैं। उसमें भी साथियों 70% पानी कहाँ पे पाया जाता है, पहाड़ों पर बर्फ के रूप में पाया जाता है। यानी कि आप कह सकते हैं लगभग साथियों आप कह सकते हैं यहाँ से 1.75 लीटर पानी जो है कहाँ पे पाया जाता है, 1.75 गिलास पानी कहाँ पाया जाता है, कहाँ पे, तो बर्फ पे। और बाकी जो बच गया साथियों लगभग 0.5 यानी कि आधा गिलास जो पानी है वही पीने योग्य पानी है। देख सकते 100 गिलास में लगभग आधा गिलास ही पानी लग रहा है कि पीने योग्य है। तो इतना संसार में पानी है फिर भी पानी की कमी हो रही है। इस प्रकार मीठे एवं स्वच्छ पानी की मात्रा बहुत ही कम रह जाती है। ठीक है, जो जल दुर्लभता का कारण है। अगला है साथियों निरंतर बढ़ रही जनसंख्या के कारण भी प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता निरंतर कम हो जा रही है। बोला गया कि जनसंख्या लगातार बढ़ रहा है, जिनके कारण क्या हो रहा है, पानी की मात्रा भी मांग भी बढ़ रही है और पानी की मांग बढ़ेगी तो पानी की कमी हो रही है, वो बता रहा है। जब हम खेती के लिए सिंचाई की आवश्यकता से अधिक उपयोग करते हैं तो भी पानी की कमी हो जाती है। अब हम लोगों को खेत में साथियों पानी की जरूरत होती है, खेत में पानी की जरूरत है कम और हम लोग जो है मोटर को चालू कर दिया, छोड़ दिए, बहुत ज्यादा पानी बर्बाद कर रहे हैं, तो जिसके कारण क्या हो रहा है, पानी की बर्बादी हो रही है। और भी बहुत सारा कारण है साथियों, उद्योग में बहुत ज्यादा पानियों की मात्रा की जरूरत होती है। आजकल पीने के पानी के लिए जो बोतल बनाया जाता है जिससे जल को जो है बिल्कुल जमीन से खींच लिया जाता है, जिससे पानी की समस्या हो रही है। तो ये तो आप इजी वे में 5 नंबर का क्वेश्चन अपने से भी लिख सकते हो कि जल की कमी का क्या कारण हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। अगला इसी में और भी चीजें बताया गया। बोला नित्य प्रतिदिन बढ़ने वाले उद्योगों के कारण भी पानी की कमी हो रही है, यानी कि डेली बाय डेली उद्योग जो बढ़ रहे हैं उनके कारण पानी की हो रही है। कई उद्योगों जैसे कागज उद्योग, इस्पात उद्योग आदि में पानी की बड़ी खपत हो जाती है। शहरों के नियंत्रण बढ़ने से भी पानी की आवश्यकता बढ़ जाती है। शहर बढ़ रहा है साथियों तो जिसके कारण घर बढ़ रहा है, तो घर बनाने में पानी, आदमी रह रहा है उसके लिए पानी, बोरिंग जो है हर किसी के लिए जो है पानी की जरूरत होती है। पानी एक आम जरूरत है और इसका हम लोग बहुत ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं, जिनके कारण जल की क्या हो रही है, कमी हो रही है, और इसी कमी को जल दुर्लभता कहते हैं। तो साथियों 5 प्रश्न को हमने देखा। छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। ये भी प्रश्न देखिए, आपको जो है 4 बार पूछा गया। जितने भी प्रश्न करा रहे साथियों ये तो 5 नंबर या तो 3
3 मार्क्स में पूछा ही जाएगा। ध्यान रहे जितना भी क्वेश्चन हम भूगोल में करा रहे हैं इस बार वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और निश्चित तौर पे जितने भी क्वेश्चन करा देंगे लगभग के लगभग प्रश्न यहीं से रहेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला बोला है राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है, व्याख्या कीजिए। यानी कि अर्ध शुष्क जो क्षेत्र है राजस्थान के उसमें वर्षा का जल का संग्रहण किस प्रकार किया जाता है ये पूछा गया। 2009, 11, 17 और 19 में पूछा गया ये क्वेश्चन। बोला गया राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा का जल निम्नलिखित प्रकार से संग्रहण किया जाता है। पहले बोला राजस्थान जैसे सूखे क्षेत्रों में रहने वाले लोग पीने का पानी एकत्र करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तकनीक प्रयोग करते हैं। छत पे जो है जितना भी पानी होता है साथियों उनको जो है संग्रहित किया जाता है पीने के लिए। आगे बोला है खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते हैं ताकि मृदा को सिंचित रखा किया जा सके, जैसे जैसलमेर में खदीर तथा राजस्थान में अन्य क्षेत्रों में जोहड़ का प्रयोग किया जाता है। ये आप अगर नाम याद नहीं रहे साथियों तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन याद रहता है तो अच्छी बात है। देखिए तो वर्षा जल का जो खेतों में जो वर्षा होती है उनको संग्रहित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते हैं, जिसे जैसलमेर में साथियों खदीर कहा जाता है और राजस्थान में जोहड़ प्रगनाली कहा जाता है। आगे बोला राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में विशेषकर बीकानेर, फलोदी, बाड़मेर में लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टोंका हुआ करता है। आप अगर किताब पढ़े होगे तो पता है कि वहां पे हर एक घर में जो है पीने के पानी को एकत्रित करने के लिए टोंका बनाया जाता है। ठीक है, जमीन के अंदर गड्ढे करके उसमें जो है पूरी तरह से उसको सीमेंटेड करते हुए जितना भी वर्षा का जल होता है साथियों उसमें जमीन के अंदर डाला जाता है। आगे बोला गया है इन क्षेत्रों में छत वर्षा जल संग्रहण तंत्र का प्रयोग पानी को एकत्रित करने के लिए होता है। वे टैंक सुविकसित छत वर्षा जल संग्रहण तंत्र अभिन्न हिस्सा होते हैं। ये टैंक घरों की ढलावा छत से पाइप द्वारा जुड़े होते हैं। छत से वर्षा का पानी इन नालों से बहते हुए भूमिगत टांका में पहुंचता है जहां इसे एकत्रित किया जाता है। वर्षा का पहला जल छत और नालों को साफ करने में प्रयोग होता है और उसे संग्रहित नहीं किया जाता, इसके बाद होने वाली जल को संग्रहित किया जाता है। कहा जा रहा है साथियों ये जो छत है छत को जो है ढालनुमा बनाया जाता है और ये कोने में जो है एक पाइप जैसा नाला बना दिया जाता है जिसका प्रयोग से जल को जो है जमीन के अंदर ले जाया जाता है। पहला जो वर्षा होती है उसको जो है नाला का साफ किया जाता है और जो छत है उनको साफ करने के लिए छोड़ दिया जाता है। बाकी दूसरे वर्षा की पानी को क्या किया जाता है साथियों उसको जो है भूमिगत जल टैंक बनाकर उनका प्रयोग में लाया जाता है। तो ये बहुत ही इजी प्रश्न था। अगला साथियों ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है और यह किस नदी पर है, इससे किस क्षेत्र की आर्थिक विकास में मदद मिलती है। बोला गया विच इज द बिगेस्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया एंड वन विच रिवर इज सिचुएटेड। ठीक है, विच सेक्टर गेट्स हेल्प इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय दिस। 2023 में पूछ रखा है साथियों, ठीक है, इसलिए 2025 में भी पूछा जा सकता है। बोला गया भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना साथियों भाखड़ा नांगल परियोजना है। यह सतलज नदी पे बनाया गया है। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है कि सबसे बड़ी नदी परियोजना कौन सी है, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है। याद रखो सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना भाखड़ नांगल परियोजना है जो सतलज नदी पर बनाया गया है। आगे बोला गया साथियों इस परियोजना से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और जम्मू कश्मीर राज्यों को लाभ मिला है। इससे कृषि और उद्योगों में क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं। इस परियोजना से 15 लाख हेक्टेयर भूमि के सिंचाई कर देश में हरित क्रांति लाने में मदद मिली है। जल विद्युत उत्पादन के द्वारा उन राज्यों में लघु एवं कुटीर उद्योग का जाल बिछ गया है। तो ये इनके जो है आर्थिक विकास में मदद मिला। मदद कैसे मिला साथियों, कृषि के क्षेत्र में मिला, किसमें मिला, कुटीर उद्योग के क्षेत्र में मिला, बिजली के क्षेत्र में मिला। तो ये बताया गया है सबसे बड़ा भाखड़ा नांगल परियोजना सतलुज नदी पर बना गया। अगला है साथियों 8वां नंबर कृषि क्षेत्र पर वैश्वीकरण के प्रभाव लिखें। बोला गया ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट बताना है किसमें, कृषि क्षेत्र में। यानी कि साथियों कहने का मतलब होता है कि भारत के जो कृषि है इनको जो है वैश्विक स्तर पे पूरे विदेश लेवल पे जो है अपनाया गया। इसके कारण क्या प्रभाव पड़ा, यानी कि कहने का मतलब है भारत का माल दूसरे राज्य में भेजना, कृषि का दूसरे देश का यहाँ पे लाना, तो इसके बारे में बताया गया। तो ये क्वेश्चन जो है भारत में कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव 2010, 15, 18 और 20 में पूछ रखा। बोला गया भारतीय किसान औद्योगिक क्षेत्र के लिए
वस्तुओं का उत्पादन करने लगे, उन्हें अन्य देशों के किसानों से भी प्रतियोगिता करनी पड़ रही है। बोल रखा है साथियों कि औद्योगिक क्षेत्र के लिए वस्तुओं का निर्माण कर रहा है, जैसे बहुत सारा ऐसे, जैसे मान के चलो टमाटर का उपयोग उद्योग क्षेत्र में भी किया जाता, उद्योग क्षेत्र के लिए किया जाता ताकि उससे सॉस बने। बहुत सारे ऐसी चीजें जैसे चावल हो गया। तो भारतीय किसान को जो है औद्योगिक क्षेत्र के लिए वस्तुओं का उत्पादन करने लगे और अन्य देशों के किसानों से प्रतियोगिता यानी कि टक्कर देना पड़ रहा। अगर खराब सामान भारत के लोग बनाएंगे तो विदेशी सामान मंगा लेगा। ठीक है, तो ये बता रहा प्राकृतिक जलवायु की अनुकूल दशाओं, मृदा दशाओं, नए उपकरणों, कुशल श्रम का उपयोग करके विश्व बाजार में टिकने के लिए उत्तम कोटि का उत्पादन करना पड़ रहा है। यानी कि कृषक पर जो प्रभाव पड़ा वो पूछा गया। तो प्रभाव क्या पड़ा कि विदेशी किसानों से भी टक्कर करना पड़ रहा है, प्रतियोगिता करना पड़ रहा है। बोला गया प्राकृतिक जलवायु की अनुकूल दशाओं, मृदा की दशाओं, नए उपकरणों, कुशल श्रम का उपयोग करके विश्व के बाजार में टिकने के लिए उत्तम कोटि का उत्पादन करना। यानी कि विश्व के बाजार, विदेशी देशों के बाजार में भारत के किसानों को टिकने के लिए बहुत ही अच्छी क्वालिटी का जो है उत्पादन करना पड़ रहा है। विश्व स्तरीय वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग हो पाया। भारत में जो है विश्व स्तरीय वैज्ञानिक तकनीक, जैसे बड़े बड़े ट्रैक्टर हो गए, डीप जो है स्प्रिंकलर हो गए, डीप जो बोरिंग हो गए, तो उन सब का जो है प्रयोग बढ़ा है। बोला गया है विद्युत सिंचाई साख सुविधाओं का आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विश्व की तरह भारत सरकार को भी सोचना पड़ रहा है। यानी कि सिंचाई के लिए साख सुविधाओं यानी कि ऋण के लिए, अगर कोई भी आदमी के पास पैसा नहीं है उपजाने के लिए तो साख की सुविधा बैंक उपलब्ध कराती है। तो इनके लिए भी भारत सरकार को सोचना पड़ा। और ये कैसे संभव हुआ? ग्लोबलाइजेशन से, वैश्वीकरण से। ठीक है, ये सवाल पूछ रखा है। अगला साथियों, चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। यानी कि अगर कोई व्यक्ति चावल की खेती करना चाहते हैं तो उनके लिए कौन सी परिस्थितियां होनी चाहिए, कैसा जो है जमीन होना चाहिए, कैसा मिट्टी होना चाहिए, कैसा टेम्परेचर होना चाहिए, ये पूछा गया। ये 2009, 12, 16 और 19 में पूछ रखा है। बहुत ज्यादा पूछता है ये सब क्वेश्चन। तो चलो देखते हैं। बोला गया साथियों विश्व में सबसे अधिक क्षेत्र, सबसे अधिक जो है अधिक क्षेत्र में चावल उपजाने का कार्य भारत में होता है। सबसे ज्यादा चावल भारत में। इसे खरीफ फसल के मौसम में उपजाया जाता है। चावल की खेती के लिए गर्म तथा आर्द्र जलवायु लाभकारी है। इसके लिए 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान तथा 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। ध्यान रहे, आप इसको पॉइंट वाइज लिख सकते हैं कि चावल उपजाने में भारत जो है फर्स्ट स्थान पे है साथियों। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो क्या, कि चावल उपजाने के लिए खरीफ का मौसम होना चाहिए। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो साथियों कि यहाँ पे गर्म जो है जलवायु चाहिए, आर्द्र जलवायु यानी कि नमी वाला जलवायु चाहिए। अगला लिख सकते हैं 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक जो है तापमान चाहिए, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए। ठीक है, ये बोला गया। यह उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में प्रदेशों की उपज है। कम वर्षा वाले क्षेत्र में भी सिंचाई की सुविधा से चावल की खेती की जाती है। जैसे झारखंड में वर्षा नहीं होता है तो सिंचाई के माध्यम से खेती की जाती है। डेल्टाई भाग तथा जलोढ़ मिट्टियां इसके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। भारत में चावल की खेती पूर्व तथा पश्चिम तटीय प्रदेशों एवं उत्तर पूर्वी विशाल मैदानों में की जाती है, ये बताया गया। अगला है लौह और अलोह खनिज के बारे में पूछा गया और ये आज का हमारा सेशन का पार्ट 1 का अंतिम क्वेश्चन 10वां नंबर। लौह खनिज किसको कहते हैं, अलोह खनिज किसको कहते हैं? बोला गया लौह खनिज अलोह खनिज में अंतर स्पष्ट करना 3 मार्क्स में पूछा जाता है। बोला गया साथियों 2011, 20 और 22 में पूछा गया। लौह खनिज इधर अलोह खनिज। लौह खनिज में कठोरता पाई जाती है। लोहे के जो खनिज होते हैं साथियों उसमें क्या पाई जाती है, कठोरता यानी कि हार्डनेस पाई जाती है, मजबूत होता है। खनिजों में कठोरता नहीं पाई जाती। किसमें? अलोह खनिज में जो है कठोरता नहीं पाई जाती। यहाँ अलोह शब्द छूट गया, ध्यान रखिएगा। अलोह में जो है खनिज कठोरता नहीं पाई जाती है। लौह खनिज प्रायः भूरे रंग का होता है। अलोह खनिज में रंग नहीं होते हैं। ठीक है, कई रंग के होते हैं, आप बोल सकते हैं कई रंग के। लेकिन लोहे के जो खनिज होते हैं कैसे होते हैं? प्रायः भूरे रंग के। लोहा, मैग्नीज, बॉक्साइट, जस्ता आदि लौह खनिज के उदाहरण है। लोहा, मैग्नीज, बॉक्साइट, जस्ता। अलोह खनिज के उदाहरण कौन सा है साथियों? बोला गया सोना, सीसा, अभ्रक आदि अलोह खनिज के उदाहरण है। तो इस तरह से साथियों आपने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा जो 2025 की परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान रहे ये हमारा पार्ट 1 था भूगोल का। हम लोग जल्द ही नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे पार्ट 2 जिसमें हम लोग 10 क्वेश्चन को देखेंगे और उम्मीद है पार्ट 3 में 10 क्वेश्चन देखने के बाद आपका जो है भूगोल से जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो कंप्लीट हो जाएगा और आप अपनी परीक्षा में जो है बेहतरीन परफॉर्मेंस कर पाएंगे।
साथियों इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो एंड करने से पहले एक बार मैं पुनः बता दूं, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो 9835146164 पे मैसेज करते हुए व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ऐड हो जाए। साथ ही साथ साथियों इन जितने भी क्वेश्चन को हमने यहाँ पे डील किया है, बताया है, उन सभी का आंसर लिख के आप इसमें जरूर भेजें। मिलते हैं आप सबों के बीच अगले वीडियो में, तब तक के लिए साथियों आप सभी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लें और इसे लाइक कर अपने दोस्तों में भी भेज दें ताकि उनको भी इनका बेनिफिट मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।